मतलब 2010 से तो हम लोग यूपीएस की प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे थे पाकिस्तान में, बल्कि उससे भी पहले से। तो उस वक्त आपको पता है लोड शेडिंग का रुझान पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। बट देन अगेन जो लोगों को चैलेंजेस आते थे कि लोड शेडिंग उस वक्त कराची में इतनी होती थी। उसमें तो मिथ के से डूबा हुआ होगा ना ये, कि कैसे एक शीशा आप रखते हैं और वो बिजली बनाना शुरू कर देता है, कैसे आप एक शीशा धूप में रखते हैं और वो एसी चला देता है, बाहर गर्मी आप अंदर ठंडक करवा रहे हैं। तो बहुत ही एक रिमोट जो है ना वो विलेज था, और वहाँ बिजली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था बिल्कुल भी, मतलब कुछ भी नहीं। वहाँ जो है लोग एक मतलब अजीब ही एक डार्क सी लाइफ गुजार रहे थे। तो वहाँ जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया ना, और वहाँ जब मैंने देखा कि लोग उससे पानी पी रहे हैं उस पंप से, और एक हमने मस्जिद को भी पावर अप किया था माशाल्लाह से, और रात को जो उनकी बेसिक अप्लाइंसेस को भी किया, तो दैट वाज रियली अमेजिंग टू सी। हाइब्रिड सिस्टम को हैंडल वही कर सकता है जो ज़्यादा टेक्निकल हो। बिल्कुल ठीक है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं यार मुझे तो पूरा दिन पूरी रात, अब मैंने सोलर लगा लिया है, अब तो बस सब कुछ ही छुट्टी हो गई, विच वॉजंट फीजिबल और प्रैक्टिकल। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरता था, तो लोगों ने इवन बदनाम भी किया सोलर को, यार ये सोलर तो दिन में चलता है और रात को नहीं चलता, जो कि ट्रू था। लेकिन उसकी एडवांटेजेस तो उसकी अपनी जगह थे ना, कि दिन के अंदर तो आपको वो बैकअप देता था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूसुफ अल्लाहवाला है और आप हमारे साथ हमारी एनर्जी पॉडकास्ट पे हैं। आज हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट आए हैं हमारे साथ, जो सोलर एनर्जी की फ़ील्ड में काफ़ी अरसे से काम करते हैं, और इनसे जानेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही, कैसे शुरू हुई, क्या चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। हमारे साथ हैं तला भाई। बहुत शुक्रिया तला भाई आने के लिए। यू आर वेलकम, थैंक यू। तला भाई क्यों सोलर में आए, कैसे आए, कब आए, कैसे हुआ सब? बिगनिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से की थी। तो एक्चुअली वी वर वर्किंग, मतलब 2010 से तो हम लोग यूपीएस की प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे थे पाकिस्तान में, बल्कि उससे भी पहले से। तो उस वक्त आपको पता है लोड शेडिंग का रुझान पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा था। बट देन अगेन जो लोगों को चैलेंजेस आते थे कि लोड शेडिंग उस वक्त कराची में इतनी होती थी कि भाई आप इतने बड़े लगते तो नहीं है कि 2010 में आप काम करते होंगे या करते थे? नहीं, मैं तो 2010 से ही शुरू हो गया था मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटेशंस पे, लेकिन 2013 में जो मैंने अपना सोलर का प्रोजेक्ट किया था पहला, वो मेरा एनईडी का फर्स्ट ईयर था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। फैमिली बिजनेस है, अबू भी साथ होते थे उस वक्त। और जो है सबसे ज़्यादा चैलेंज यही पेश आता था कि भाई 8-8 घंटे की लोड शेडिंग है, तो बैटरीज तो सस्टेन करती है, उसके बाद जब रात लोड शेडिंग होती थी और लाइट नहीं आती थी तो वो सस्टेन नहीं कर पाती थी जो एनर्जी उसने प्रोवाइड की। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रुझान इस तरफ हुआ कि भाई ये एक नई चीज़ है सोलर एनर्जी। उस ज़माने में आपको पता है कि बॉर्डर के थ्रू पैनल आते थे और वो वाला सीन था सारा। बट देन अगेन 2013 में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक प्रोजेक्ट किया, हाइब्रिड प्रोजेक्ट था हमारा क्लिफ्टन के अंदर। और ये सोच कैसे आई कि अब हमें सोलर भी लगाना चाहिए, या क्योंकि आप यूपीएस बनाते थे, लगाते थे? क्योंकि हम लोग यूपीएस लगाते थे, मे बी जो बनाते होंगे लोग उनको शायद उस वक्त इतना ज़्यादा समझ नहीं होती होगी, बट क्योंकि हम लोग लगाते थे तो हम लोगों को ख़ुद ये चैलेंज फेस होता था क्लाइंट्स की तरफ से कि हमें एक सस्टेन्ड बैकअप चाहिए, ख़ास तौर पर कम से कम दिन के अंदर होती है। उस ज़माने में अवेयरनेस आना शुरू हो गई थी लोगों को कि सोलर एनर्जी एक चीज़ होती है। प्लस फिर जब इनिशिएटिव गवर्नमेंट्स ने भी कुछ लिए, जब वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो है कुछ जगहों पर लगा, कुछ पब्लिक प्लेसेस पे सोलर लगा, तो लोगों को बहुत अवेयरनेस आना शुरू हो गई। और ये बात कब की है? 2012-13 ही की बात है ये। आपको पता होगा शायद कायदे आज़म के मज़ार पर उन्होंने एक सोलर लगाया। अच्छा, नहीं मुझे इसका नहीं पता। उस वक्त 200 वाट्स का सोलर पैनल आता था। ये 2012 की बात है, 12 या 11-12 की बात है। तो वो एक नई चीज़ थी और लोगों को काफ़ी उस वक्त अवेयरनेस आना शुरू हो गई थी, लोगों को समझ आना, लेकिन बहुत बेसिक लेवल के ऊपर। बहुत कम लोग थे उस वक्त जो लोग उसके अंदर अंडरस्टैंड किए। तो हमारे बड़े अच्छे क्लोज साथी होते थे, उनकी क्लिफ्टन पे बुक ओशन के नाम से शॉप, तो वो बेसिकली जो है ना ही वॉज वेरी कीन गाय, टेक्निकल थे। तो उनकी ये समझ आई कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे एडवांटेजेस थे। कुछ लोग बोलते थे कि नहीं ये मिथ है और ये फेक है, इवन इस तरह की बातें होती थी। तो उनके पास रूफ अवेलेबल नहीं थी, तो हम लोग, आपको पता है, और ये कस्टमर ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि तला भाई आए हमारे पास, आपने यूपीएस लगाए, सोलर भी लगाए। तो उनके पास रूफ अवेलेबल नहीं थी, तो वो फिर मैंने ख़ुद अपनी कुछ इंजीनियरिंग स्टडीज़ करी, तो इत्तेफाक से जो उनकी अपार्टमेंट था वो साउथ फेसिंग था। उनका अपार्टमेंट उनकी बुक स्टोर के ऊपर ही था? हाँ, ऊपर उनका एक मेज़नाइन था, उसके ऊपर ही उसकी सारी विंडोज़ जो हैं साउथ फेसिंग थी। इत्तेफाक से इंडस वैली के सामने था। तो वो हमने उस पर उस ज़माने में 300 वाट्स के सोलर पैनल्स प्लेस किए 2012 में।
2012 में 300 या 250, आई एम नॉट श्योर रियली। तो उससे वहाँ भी हमें एक बहुत अजीब सी अंडरस्टैंडिंग मिली। उस वक्त आपको पता है हाफ कट सोलर पैनल्स नहीं आते थे। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल शुरू का टाइम होगा ना। तो जब हमने लगाया तो उसकी ऊपर वाली साइड पर एक शेडो आ गया था, तो हमें पता चला कि इससे तो एफिशिएंसी सारी ड्रॉप हो जाती है। फिर हमने उसको वर्टिकली के बजाय हॉरिजॉन्टली लगाया, तो वो जो सर्किट का सारा सिस्टम होता है, तो ही वॉज वेरी मतलब सेटिस्फाइड, क्योंकि उनका पूरे बुकशॉप उससे चलती थी। ऊपर उनका एक आरओ प्लांट भी उन्होंने लगाया हुआ था, वो भी इससे चलता था। हमने कितना बड़ा सिस्टम लगा दिया था? 3 किलोवाट का छोटा आरओ प्लांट एक था जो कि जनरली रन करता था। अभी तक वो सिस्टम ऑपरेशनल है टू डेट विद द सेम इन्वर्टर। 11 साल में एंड द सेम पैनल्स। नहीं, एक्सपर्टीज उसमें जो हमने एक इनोवेशन करी थी, तो क्योंकि वो सब लोग उन्होंने लगा रहे थे उस वक्त लोग, लेकिन वही जो जनरल एक स्ट्रक्चर बनाते थे ना घर पे, तो हम लोगों ने उस वक्त गैल्वेनाइज्ड रेलिंग स्ट्रक्चर। ये उस ज़माने में 2012 में जब आप आए, 13 में आप आए, तो एक मार्केट थी या जो है बहुत कम थी? बहुत कम थी। कुछ लोग थे। फिर सेकंड जो प्रोजेक्ट था ना हमारा, ये 2 प्रोजेक्ट हमने सिंगल लेयर में किए थे ना। तो एक तो ये पूरा एक स्क्रैच से हमने सिस्टम नया लगाया था, दूसरा एक और क्लाइंट था उसके यूपीएस ही लगा हुआ था, ही वॉज इन नाजिमाबाद। तो उनका यही लाइट का बहुत बड़ा इशू था, तो उनको हमने फिर 1.5 kVA के सोलर पैनल्स जो है ना उसके साथ इंटीग्रेट किए थे। आज सोचा जाए तो 600 वाट का 550 वाट का एक पैनल हो चुका है। अब तो 735 की सीरीज भी है। उस ज़माने में आपने 1.5 किलोवाट का सिस्टम लगाया था, जिसमें वो 150 के पैनल्स लगाए थे। और ये सारा जो है सिर्फ लोड शेडिंग की वजह से लग रहा था। हाँ, ये एक अच्छी बात भी थी और एक ड्रॉबैक भी था। बिल्कुल ठीक है। वजह उसकी ये थी कि लोड शेडिंग की वजह से लोग उसकी तरफ आ तो रहे थे, लेकिन हाइब्रिड सिस्टम्स की आपको पता है लिमिटेशन है। हाइब्रिड सिस्टम को हैंडल वही कर सकता है जो ज़्यादा टेक्निकल हो। बिल्कुल ठीक है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं यार मुझे तो पूरा दिन पूरी रात, अब मैंने सोलर लगा लिया है, अब तो बस सब कुछ ही छुट्टी हो गई, विच वॉजंट फीजिबल और प्रैक्टिकल। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरता था, तो लोगों ने इवन बदनाम भी किया सोलर को, यार ये सोलर तो दिन में चलता है और रात को नहीं चलता, जो कि ट्रू था। लेकिन उसकी एडवांटेजेस तो उसकी अपनी जगह थे ना, कि दिन के अंदर तो आपको बैकअप देता था। कल हम एक बैटरी वाले भाई से मिले तो उन्होंने कहा कि दिन आपका है, रात हमारा है। ऐसा ही है, तो दिन सोलर का है, रात बैटरी का है। नहीं, इवन देन उसके अंदर जो है ना हम लोग काफ़ी जो है ना उसके अंदर वो थे, फोकस थे कि हमने इसके बिज़नेस को आगे लेके जाना है। तो उसके अंदर फिर जो इनोवेशन हम लोगों ने करी कि चलें कुछ लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा बैटरी का बैकअप दे के भी लगाने की कोशिश करी। और लेकिन उसके अंदर जो बीच में एक जो सेटबैक आया, उस वक्त पाकिस्तान में नेट मीटरिंग और ऑन ग्रिड का कोई सिस्टम नहीं था, कोई सेटअप नहीं था। तो हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे थे क्लिफ्टन के अंदर, तो वहाँ हमने उन साहब के लिए काम किया। वो बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा उस ज़माने में, 12 किलोवाट का हाइब्रिड हमने किया। तो उसके अंदर हमने 16 जो ट्यूबुलर बैटरीज थी ना वो इनकॉर्पोरेट की फर्स्ट टाइम ना। तो बड़ा अच्छा, पूरा बहुत अच्छा साफ़ सुथरा हमने प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया। लेकिन देन अगेन प्रॉब्लम ये आया, ही वाज एक्सपेक्टिंग कि वो पूरा दिन और रात चलेगा और ये ना, हालांकि हमने उनको समझाया था, लेकिन वो बीच में कोई कैटल चला देते थे, वो हाइब्रिड था। तो वो हमें बड़ा एक सेटबैक हमारे लिए हुआ, क्योंकि वो रेपुटेशनल लॉस। पर आपको कहाँ जाके ये एहसास हुआ कि नहीं सोलर जो है ऐसी चीज़ है जिस पे काम करना चाहिए? क्योंकि जब जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं उसमें तो मिथ्स के से डूबा हुआ होगा ना ये, कि कैसे एक शीशा आप रखते हैं और वो बिजली बनाना शुरू कर देता है, कैसे आप एक शीशा धूप में रखते हैं और वो मेरी एसी चला देता है, बाहर गर्मी आप अंदर ठंडक करवा रहे हैं। बिल्कुल, लोग जो है बहुत ही डिसअपॉइंटेड भी थे, या फिर कुछ लोग एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा, अगर कोई पॉजिटिव था तो वो ओवर पॉजिटिव था, या तो नेगेटिव ही था पूरा, या फिर ओवर पॉजिटिव था कि इससे ऐसा कुछ हो जाए ना, या बिल्कुल ही जादू हो जाए ना कि पूरा सब कुछ मेरा बिल ज़ीरो हो जाएगा। तो उस वक्त फिर हाइब्रिड सिस्टम्स लग रहे थे और फिर लोगों को ये, तो उस वक्त हमने फिर अपने उसको थोड़ा, उस वक्त मार्केट भी होल्ड हुई। मैं आपको इस पे कब कॉन्फिडेंस आया? क्योंकि है तो ये जादुई टेक्नोलॉजी ना, एक नॉर्मल चीज़ तो नहीं है। अगर कोई भी आप आम आदमी को समझाएं कि यार तुम एक चीज़ रख दो धूप में, वो तुम्हारी बिजली बना देगी। मुझे कॉन्फिडेंस शायद उससे फार पीछे ही काफ़ी पहले ही आ गया था। रीज़न बीइंग, जब वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में खुद भी मुझे शौक था टेक्निकलिटी का, तो वो छोटे कैलकुलेटर्स में आपको बताया आता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस ज़माने से ही मुझे शौक भी था, अंडरस्टैंडिंग भी थी। फिर इंजीनियरिंग के अंदर, बल्कि बेसिकली उससे पहले भी मैंने कुछ स्टडीज़ करी, कुछ बुक्स पढ़ी,
तो उस वक्त फिर मुझे टेक्निकली भी समझ आया कि बैकग्राउंड में हो क्या रहा होता है। तो मज़ेदार कॉन्सेप्ट था, तो कॉन्फिडेंस तो पूरा था। कुछ लोग कर रहे थे, कुछ लोग था ट्रायल पे भी काम कर रहे थे। फिर जो दोबारा बूम आया, मैं कहता हूँ उसके बाद तो 3-4 साल हम लोगों ने बिजनेस को इतना ज़्यादा टच नहीं किया। जो हाइब्रिड का एरा था ना, 13 to 16 लाइक फ्रॉम 15 to 17-18 ना, अराउंड 18 कह लें आप, 18 और फिर 17 के लोड, इस टाइम पीरियड में लोड शेडिंग खत्म हो गई थी। लोड शेडिंग एक तो कम हो गई, नंबर 1। दूसरा हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट था, उसका तो फिर फ़ायदा कोई नहीं था, आइडल सिस्टम रहता, वो दिन के अंदर लोड शेडिंग नहीं होती। जब 2017 में तकरीबन नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ है, और सबसे पहला नेट मीटर जो है वो मेरा ख्याल से इस्लामाबाद में लगा था। तो आई वेंट टू इस्लामाबाद, मैंने काफ़ी लोगों के विज़िट्स किए कि वहाँ की मार्केट कैप्चर की जाए। चलो हाइब्रिड यहाँ कराची के अंदर तो फ़ायदा ही नहीं था। खैर वहाँ हम लोग सिक्योर नहीं कर सके बिजनेस, क्योंकि वहाँ जो पार्टीज़ थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। आपको 2017 में वापस जोश चढ़ा कि जो है करना चाहिए, वापस करना चाहिए। तो पहले मैं उस शहर गया, बिल्कुल बीच में रोक दिया था सारा, तकरीबन होल्ड पता ना होने के बराबर, कोई छोटी मोटी हाइब्रिड की इंस्टॉलेशन हमने की होगी। तो देन आई वेंट टू इस्लामाबाद, वहाँ मैंने कहा कि चलो यहाँ अब हमें जो है ना करना चाहिए। वहाँ हम सिक्योर नहीं कर सके, आई केम बैक टू कराची। 2018 में फिर हमने एक दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट किया 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड, फर्स्ट प्रोजेक्ट था हमारा नेट मीटरिंग के ऊपर। वो एक काफ़ी सक्सेसफुल माइलस्टोन हुआ और बहुत अच्छा उसको भी रिजल्ट मिला, और हमें भी काफ़ी पीस रहा कि हमारी टीम भी जो है ना आगे इंगेज नहीं रहती। यानी कि ऑन ग्रिड सिस्टम एक बेसिकली मेंटेनेंस फ्री सिस्टम ही होता है। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ों को आगे लेके गए 10, 20, 30 10, 20, 30 किलोवाट के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए हैं। लोग कहते हैं कि सोलर में जो है जो नंबर्स सोलर वाला बताता है उससे अच्छे नंबर्स आते हैं। क्या आपके पास भी ऐसा मिला है आपको कस्टमर्स जो कहते हों कि आपने मुझे बताया था कि फॉर एग्जांपल 100 यूनिट बनेंगे और 120 बनना शुरू हो गए, 110 बनना शुरू हो गए? बिल्कुल, एक क्लाइंट तो हमारा है जो कि मतलब ऑलमोस्ट मतलब अगर मैंने 100 बताया था तो उसको 150 तक बन रहे। बट देन अगेन इट्स ओनली अबाउट हाउ वेल मेंटेन आप अपना सिस्टम रखते हैं। तो उन्होंने तो मतलब जो क्लीनिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड बंदा रखा हुआ है, और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। अगर आपको पता है कि क्लीनिंग के लिहाज से भी एक फ़ैक्टर है, फिर इन्वायरमेंट का भी एक फ़ैक्टर आ जाता है, प्लस हाइट का भी एक फ़ैक्टर आ जाता है। आपका क्या ख्याल है कि सोलर इंडस्ट्री आज कहाँ खड़ी है? आज आगे क्या देखते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अभी जो अच्छी बात है, इंटरनेशनली प्राइसिंग जो है ना वो कम्पिटिटिव हो रही है और हो भी गई है काफ़ी ज़्यादा। सोलर पैनल्स की प्राइसिंग भी बहुत अच्छी हो गई है इंटरनेशनली। बैटरीज़ की भी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट अच्छी होने जा रही है, क्योंकि एक तो सॉलिड स्टेट बैटरीज़ जब से आई हैं, लिथियम बैटरीज़ हो गई ख़ास तौर पर, जो कि सेफ़ भी हैं। पहले लिथियम का कॉन्सेप्ट था कि मतलब ख़तरनाक होती है, धमाका बढ़ेगा, धमाका होगा। तो वो भी लोगों का कॉन्फिडेंस अब आ रहा है कि भाई लिथियम आयन नहीं, उनको पता तो नहीं है कि लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट है, लेकिन स्टिल कॉन्फिडेंस उनका डेवलप हो गया क्योंकि लोग लगा रहे हैं। हम लोगों ने इतनी सारी मेरे ख्याल से माशाल्लाह से लगा दी होंगी। तो दोनों की प्राइसेस अब जो है ना डाउनवर्ड ट्रेंड्स पर हैं, प्लस एनर्जी की डिमांड एज़ यूजुअल ऊपर ही जा रही है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर फ्यूल की प्राइसेस भी इंटरनेशनली ज़्यादा हैं, तो पाकिस्तान में भी फ्यूल की प्राइसेस अच्छी खासी हैं। तो ROI इज़ अमेजिंग। मतलब अगर आप देखें तो लोगों को इस वक्त शिफ्ट होना चाहिए इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ द फ्यूचर। ये मतलब कितने साल का ROI आजकल आप कैलकुलेट करके देते अपने कस्टमर्स को, ऑन ग्रिड पे, हाइब्रिड पे? ऑन ग्रिड पे हम लोग तकरीबन दोनों पे ही तकरीबन 1.5 ईयर्स का, 15 मंथ्स का, 1.5 साल में आप जो है मेरे पैसे डबल करवा देते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब ये तो एक मैजिकल चीज़ हो गई ना। पहले सुनते थे 4 साल होता था शायद, ये पहले लोग 4 साल और 5 साल पे वर्किंग करते थे। फिर जो मैंने लास्ट कैलकुलेशंस की थी कोविड से पहले, तो इट वाज अराउंड 3 ईयर्स, 3.5 ईयर्स। अभी सरप्राइजिंगली 2 साल पे आया था जब से प्राइसिंग थोड़ी बढ़ी। फिर अब जो सोलर की प्राइसिंग कम हुई है तो वो 1.25 साल या 1.5 साल पे आ गया है। और आपको क्या लगता है कि क्योंकि पाकिस्तान में अब एनर्जी के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और गैस ख़त्म हो जाएगी, गैस मतलब रेजिडेंशियल एरियाज़ में तो उन्होंने टाइमिंग बना दी है, सो उसमें भी शायद मिले ना मिले, गीज़र्स चलें ना चलें, तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि आप रेजिडेंशियल सेक्टर आपके पास एक अच्छा होल्ड है कमर्शियल के साथ साथ, तो आपको क्या लगता है कि क्या जो है लोगों की एनर्जी कंजम्पशन में मज़ीद इजाफा आएगा
एनर्जी एज इन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में क्या मज़ीद इजाफा आएगा? क्योंकि खाने के लिए भी गैस अगर नहीं आ रही तो उनको चूल्हा तो चलाना है। कैटल आपने बताया, कैटल जो है बहुत बिल्कुल। एनर्जी कंज्यूम करती है, कैटल तो चलानी है उन्होंने, चाय तो बनानी है, खाना बनाना है, फिर नहाना भी है। तो आपको क्या लगता है कि एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगी, और क्या बढ़ने की वजह से इसका फिर हल क्या होगा? मैं ख़ुद पर्सनली अगर देखूं तो कुछ लोग पहले जो है जो बाहर से इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लाते थे हीटिंग की, लेकिन वो जल्दी उसको जो है ना उतार भी देते थे कंसिडरिंग द हाई एनर्जी कॉस्ट ना। लेकिन अब एक बंदा जो सोलर लगा रहा है, प्लस सोलर का यूजुअली सर्दियों में सरप्लस ही हो जाता है प्रोडक्शन, तो मैं तो अपने क्लाइंट्स को रेफ़र करता हूँ और मैंने कई क्लाइंट्स को ज़बरदस्ती कहा है कि आप अपने गीज़र्स को इलेक्ट्रीफाई कर लें, और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने किया भी है। इवन मेरा एक क्लाइंट है जिसने एक हाइब्रिड सिस्टम लगाया हुआ है, तो उसकी सोसाइटी में भी गैस नहीं आई है गुलिस्तान जौहर की तरफ, तो उन्होंने वो इंफ्रारेड हीटर्स रख ली हैं। मैं ख़ुद पर्सनली एज अ कंज्यूमर, एज अ सोलर मतलब सोलर एनर्जी प्रोवाइडर भी और सोलर एनर्जी कंज्यूमर भी, मैं ख़ुद अपने घर के ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक हीटर्स भी रखे हुए हैं बैकअप में कि रात को अगर नहीं हो। फिर माइक्रोवेव भी होता ही है, माइक्रोवेव खैर यूजुअली सोलर पे अगर बड़ा सोलर हो तो जल जाता है, बट स्टिल मैं ख़ुद अभी इस सीज़न के अंदर इलेक्ट्रिक गीज़र्स को प्रेफर कर रहा हूँ। मतलब प्रेफर क्या, आपके पास चॉइस ही अब एक रह जाएगी ना? चॉइस ही एक है, वरना फिर ये है कि आप गैस के सिलेंडर्स रखें, मतलब वो हाईली अनसेफ और हैसल और सारी चीज़ें। तो आपको लगता है कि इस वजह से जो है मार्केट भी बढ़ेगी, या किस तरीके से चीज़ें चलेंगी? या आप जहाँ आप सोलर लगाते हैं वहाँ आप उनको फॉर एग्जांपल उनकी 10 किलोवाट की छत है तो आप पूरा 10 किलोवाट लगा देते हैं, या आपको लगता है कि कस्टमर कहते हैं नहीं अभी तो मैं फ़ेज़ वाइज लगाऊंगा, नहीं अभी 5 किलोवाट लगा दें मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए, या किस तरीके से चलता है? जब से नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट आया है तो लोगों को ज़रा समझ आता है कि हाँ इससे हमें उल्टा अर्निंग ही हो जाएगी। बिल्कुल। और अगर अर्निंग नहीं होगी तो एटलीस्ट जो है ना मतलब हमारा बिल तो ऑफसेट हो ही जाएगा। और इन हाउस है कंजम्पशन, ऐसा भी नहीं है इन्वेस्टमेंट कहीं और लगी हुई है, अपने घर पे ही लगी हुई है, इस्तेमाल भी आपके घर पे ही होना है। तो जिन लोगों के घर पे बड़ी फैमिलीज़ होती हैं और जो कैपिटली उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैंने तो ज़्यादातर लोगों को देखा है कि वो इन्वर्टर्स जो है ना वो बड़े ही लगाते हैं, सोलर भी उस पर मैक्सिमम कैपेसिटी का लगा लेते हैं, बट स्टिल उनके जहन में मतलब बढ़ा के अभी करंटली भी लगाते हैं और आगे भी बढ़ाने का एक्सपेंशन प्लान रख लेते हैं उसमें। मतलब जो आपने अभी भी दोनों कुछ बातें एक्स्ट्रा कहीं दे दें और बाद में भी करेंगे। इन्वर्टर भी बड़ा लगाना है, मतलब 10 चाहिए होता है 15 लगाते हैं और इन्वर्टर 20 का लगाते हैं किलोवाट, ताकि इवेंचुअली से भी बड़ा इवेंचुअली से भी, क्योंकि उनको ये पता है कि ये यूनिट की जो सेल है वो हाफ रेट पर है, तो फ्यूचर के अंदर मैंने इस कंजम्पशन को मैनेज करना है, वो केटर करने के लिए मैं पहले ही बड़ा लगा लूँ इन्वर्टर। आपने अफोर्डेबिलिटी की बात की, क्या आपको लगता है ये अफोर्डेबिलिटी का इशू है, या जो है क्योंकि हम मतलब पिछले कुछ अरसे से जो है कस्टमर से बात करते हैं, तो जो मतलब हमारे जो EPC पार्टनर्स हैं उनसे बात करते हैं, तो उनमें से कुछ का ख्याल ये होता है कि अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ हैं। क्या आपको लगता है कि अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ हैं, या जो है प्रायोरिटीज़ के इशू हैं? नहीं, मेरा ख्याल से मिडिल क्लास के लिए तो शायद अफोर्डेबिलिटी के ऑनेस्टली इश्यूज़ हैं, लोअर मिडिल और मिडिल के लिए, लेकिन जो अपर क्लास है उन पे प्रायोरिटी ही एक चीज़ है जिसकी जो उनको रोकती है या उनको जो लगाने पे मजबूर करती है। क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल, आप मतलब जनरली बड़ी सोसाइटीज़ देख लें, KDA देख लें, आप DHA देख लें, जिसके पास आपने इनको क्लासेस में बांटा, तो आप किस क्लास को क्या सर्टिफाई करते हैं? एनर्जी बिल से आप सर्टिफाई मतलब जो है कंपेयर करते हैं या अलग करते हैं कि यार 40,000 वाला है तो इस कैटेगरी में आएगा, 50,000 या 1 लाख वाला है वो अलग कैटेगरी में आएगा? 50,000 समझ लें द लाइन ना, बिलो और अबव ना। 50,000 से अबव वाला जो है ना उसके लिए फिर एज अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी बन जाता है, मैं समझता हूँ। 50,000 बिलो वाला, बल्कि कहा जाए तो 30,000 बिलो वाला भी बोलता है हाँ ठीक है, आई विल पे द बिल, आई विल नॉट मैनेज द एक्सपेंसेस। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, मतलब हर किसी की और भी कुछ बिजनेसेस हैं। मतलब एक क्लाइंट मुझे मिला इसी एरिया में, बल्कि तो कहता है कि यार मैं इधर लगाऊंगा तो मैं सेव तो करूंगा, लेकिन अगर मैं अपने बिजनेस में लगाऊं तो मैं उससे ज़्यादा सेव कर लूँगा, तो मैं वो सेव करके बिल दे देता हूँ। मगर आपको लगता है कि आपने बताया कि 1.5 साल का ROI है, 1.5 साल का ROI तो किसी बिज़नेस में मैंने नहीं सुना। प्रॉपर्टी में बताते हैं 1 से 4% का रिटर्न मिलता है एनुअल। क्या आपको लगता है कि लोग सिर्फ घुमाने की वजह से करते हैं ये उनको परसेप्शन फ़र्क होता है, उनको नॉलेज नहीं होती, उनको नहीं पता होता है कि 1.5 साल में पैसे डबल हो रहे हैं? ये होता क्या है क्लाइंट साइड पे?
बहुत कुछ लोग नहीं समझ पाते, कुछ लोगों को लगता है यार पता नहीं लगेगा तो पता चलेगा आगे क्या होगा। प्लस अभी जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आया हुआ है कि भाई नेट मीटरिंग ख़त्म हो सकती है कभी भी, ये कभी भी प्राइसेस जो है ना हाइक अप हो सकती हैं, या फिर जो है सोलर बंद हो सकता है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट ट्रू। कोई इतना आसान नहीं है सब कुछ करना, लेकिन वो बंदा सारी कंसिड्रेशन सोचता है तो बोलता है मैं अपने ही बिज़नेस में लगा लूँ। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं। अब बहुत सारे लोग, पहले रिवर्स था ये ना, पहले बहुत सारे लोग कहे कि सोलर पे रिस्क नहीं लेते थे। अब बहुत सारे लोग सोलर पे रिस्क ले रहे हैं और अपने बिजनेस पे रिस्क नहीं ले रहे। अब जो हालात हैं मुल्क के, क्योंकि अब ये हो गई कि अपना बिजली का बिल तो पहले प्रायोरिटाइज किया जाए और ये बिजनेस की सेविंग तो फौरन सिचुएशन को करें। तो पता भी नहीं है ना आजकल। तो लोग कहते हैं व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन सोलर। मतलब लोग अपनी फैक्ट्रीज पे ख़ास तौर पर, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2021 से जो है ना इंडस्ट्रियल काम शुरू किया। मैं चले अफोर्डेबिलिटी वाला जहाँ तक रहा, अफोर्डेबिलिटी आपने बताया कि जो 30,000 से ऊपर है वो आपका सोलर का कस्टमर है। इसका मतलब सोलर का कस्टमर तो आपकी हर इंडस्ट्री है, हर फैक्ट्री है, हर कमर्शियल ऑफिस है, हर कमर्शियल ऑफिस, हर 4 बेडरूम का घर, उससे ऊपर की जो जो चीज़ है वो आपकी है। 30,000 इज़ अ परफेक्ट लाइन। उससे नीचे चले बंदा फिर भी कुछ मैनेज करता है। उसके ऊपर अगर वो मैनेज कर रहा है तो या तो, बल्कि कुछ लोग मेरे पास अपार्टमेंट वाले भी आए तो वो लेकिन लगा नहीं सकते, उनके पास स्पेस का कंस्ट्रेंट होता है। तो लेकिन मेरा मशवरा यही होता है कि भाई आप किसी भी तरीके से जगह मैनेज करें, आपको ये जो फ़ायदा है ना, और लोगों ने लगाया भी, तो लोगों ने अपार्टमेंट की छत पे लगाया, अपार्टमेंट्स पे भी लगाया। पहले क्लाइंट जो हमारे थे, मैंने आपको बताया उन्होंने कैसे ऑकवर्ड तरीके से लगाया। फिर कुछ लोगों ने स्पेस शेयर करके लगवाया। अच्छा, लगवाया ज़रूर, क्योंकि उनको भी पता है कि फ़ायदा ज़्यादा है इसके। फ़ायदा मतलब 1.5 साल में अगर आप बिल्स आर हेफ्टी। हाँ, और फिर लोग यही समझते हैं कि यार एक चीज़ से मतलब मेरा एक साइकिलिक खर्चा ख़त्म हो गया और सुकून हो गया कि मैंने आगे जो है ना क्या इन्वेस्ट करना है। अच्छा, पहले हम लोग सुनते थे जब सोलर वाले सोलर के बारे में बताने जाते थे, वो कहते थे कि सिर्फ 4 साल तक जो भी आपका एनर्जी का बिल है वो आप हमें दे दें या सोलर को दे दें प्रैक्टिकली, और 4 साल बाद आपकी बिजली फ्री हो जाएगी। क्या जो है अभी भी अगर आप कह रहे हैं कि 15 महीने आप बिजली का बिल सोलर को दे दें उसके बाद फ्री हो जाएंगे आप, तो क्या मतलब 4 साल से रिडक्शन हो के 15 महीने हो गए, जबकि डॉलर 150 से या 100 रुपये से उठ के 300 पे चला गया? क्या अभी भी जो है आपको लगता है कि अफोर्डेबिलिटी ही है सारी चीज़, या किसी और चीज़ का फ़र्क है, या जो है कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट का फ़र्क है, सर्विस का फ़र्क है जो उनके पास है नहीं, या उनको उसके बारे में पता नहीं, जिसकी वजह से सोलर नहीं जा पा रहे? क्योंकि हमारी एज ए नेशन एनर्जी बिल तो बहुत ज़्यादा है। हमें जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ की वजह से जो भी एनर्जी थोड़ी बहुत सस्ती मिल जाती है, मगर जो असल कॉस्ट, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो तो है ही ज़्यादा। वो तो अगर आप 70-80 रुपये से भी कंपेयर करते हैं, लाइन लॉसेस XYZ चीज़ें, तो मतलब जिस हम कर्ज़े में डूबे हुए हैं एज ए नेशन, मतलब हर आदमी के ऊपर 2 लाख 3 लाख रुपए कर्ज़ा है, जिसको ABC भी नहीं पती, या जो जिसने कभी बिजली देखी भी नहीं उसके ऊपर भी 3 लाख रुपए का कर्ज़ा है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो क्या सोलर लगाना असेंशियल नहीं है, या अगर असेंशियल है तो लोगों को नहीं पता कि असेंशियल है? आई थिंक बेसिक इशू अभी भी अवेयरनेस का ही है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, मतलब जिनसे मैं मिलता हूँ, कुछ लोगों को तो पता होता है, कुछ लोग वेल अवेयर हो चुके हैं, लेकिन स्टिल देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मतलब उनकी बेसिक सेंस अभी तक समझ नहीं आया कि सोलर कैसे काम करता है, ख़ासतौर पर नेट मीटर्ड सिस्टम कैसे काम करता है, ये इवन हाइब्रिड सिस्टम का। डिस्पाइट द फैक्ट दे आर पेइंग हैवी बिल्स, मिलियंस ऑफ बिल्स वाले लोगों को भी अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी नहीं पता। तो मैं समझता हूँ कि अफोर्डेबिलिटी तो फिर एग्जैक्टली नहीं रहता अपर साइड पे जब आप जाते हैं अबव 30,000 बिलिंग की जो कैटेगरी है लोगों की, फिर अवेयरनेस ही एक चीज़ रह जाती है। फिर जो पीछे जो मिथ था एक ट्रस्ट का कि कुछ लोग जो है बीच में कंपनीज ने कुछ अच्छे सोलर्स नहीं लगाए हुए, वो परफेक्टली नहीं चले, वो मिथ भी अब ख़त्म होता चला जा रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा इंस्टॉलेशन हो रही है। लेकिन अवेयरनेस का वही फैक्टर है कि अब बहुत तेज़ी से लोगों को अवेयरनेस आ रही है, क्योंकि उनको भी समझदारी है कि हमारे मुल्क में बिजली का है क्राइसिस, और प्राइसेस अभी अपवर्ड ट्रेंड्स पर ही हैं। अभी शायद इसी वीक ही दोबारा 1.5 का रेस आया था। तो अब होना है शिफ्ट, और मार्केट का जो कैप है वो बढ़ना है डेफिनेटली, इसको आप नहीं रोक सकते। प्लस इंटरनेशनली भी प्राइसिंग अच्छी है, तो मैं नहीं समझता कि अब लोग इससे जो है ना नीचे आएंगे।
आपको क्या लगता है सोलर इंडस्ट्री फॉर सोलर इंडिविजुअल्स या सोलर प्रोफेशनल्स अगले साल आप कहाँ देखते हैं, या अगले 10 साल में कहाँ देखते हैं, बढ़ती हुई देखते हैं, कैसी देखते हैं, चैलेंजेस क्या देखते हैं? सोलर प्रोफेशनल्स के लिए कंपटीशन एक सबसे बड़ा मसला है। बाकी कंपेटिटिव एक प्राइसिंग और कंपटीशन लाइक एज एन जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, तो उसके अंदर मैं यही कहूँगा कि अगर आप अच्छी इंस्टॉलेशन करते हैं, अच्छी रेपुटेशन रखते हैं, और एक मतलब कस्टमर सर्विस इज़ द थिंग, मतलब जो है ना, जिसके अंदर लोग मुतमईन हो आपकी सर्विस से, लोगों को कोई परेशानी ना हो, अच्छा सिस्टम आपका चल रहा है, तो मेरा ख़्याल से ये प्रोफेशनल इंडस्ट्री एक अच्छी इंडस्ट्री है जिसके अंदर लोग आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, प्लस इसके अंदर मज़ीद इनोवेशन भी कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने भी अपनी प्रोडक्ट्स में की और आहिस्ता आहिस्ता अभी भी कर रहे हैं। हम लोग मतलब चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा उसको मतलब मैनेज करें, जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी इंस्टॉलेशन मैनेज करें और जितनी जल्दी इंस्टॉलेशन हो जाए, क्योंकि अब लोग यही पूछते हैं कि कितने दिन में लग जाएगा। तो मेरा ख्याल से पीपल शुड कम इन टू इट, स्टेप इन टू इट। मतलब इसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं। बैटरीज़ का एक सेक्टर है, इन्वर्टर्स का एक सेक्टर है, पैनल्स का तो एक इम्पोर्टेड सेक्टर ही है, बाकी जो लोकल फैब्रिकेशन है वो भी एक एक्सपर्टीज़ है जिसके अंदर लोगों को आना चाहिए और अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। हमने बताया आप ऑन एंड ऑफ 10 साल से कर रहे हैं सोलर, और 6 साल से तो फुल टाइम कर ही रहे हैं। बिल्कुल। तो आप क्या ऐसा प्रोजेक्ट आपने किया हो जहाँ पे आपको लगा हो कि यहाँ पे जो मैंने प्रोजेक्ट किया है ना, इसकी वजह से इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है? क्योंकि सोलर में हमने ये सीखा कि जो झोपड़ी में सोलर लगाता है, जिसके पास जो है न फ़ोन चार्जर होता है, न रात के लिए बत्ती होती है, न पंखा होता है, उसमें इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आता है। तो आपको क्या लगा कि आपने कहाँ ऐसा प्रोजेक्ट किया हो जिसमें मतलब आपने तो प्रैक्टिकली उसकी ज़िंदगी बदल दी ना, जिसके पास रात को रोशनी नहीं है, जिसको पता है कि मगरिब के बाद फजर ही आएगी तो मैं उठ सकता हूँ, हिल सकता हूँ। तो वहाँ आपको क्या ऐसा कहाँ पे लगा कि यहाँ पे जो है ना, ये जो मैंने प्रोजेक्ट किया स्पेसिफिक इंडस्ट्री का, रेजिडेंशियल का, कमर्शियल का, यहाँ पे कस्टमर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और इसकी जो है इसकी ज़िंदगी चेंज हुई है? इसके अंदर मेरे पास 3 हैं ऐसी एग्जांपल्स ना। तो पहली एग्जांपल तो हम लोगों ने इंटीरियर इन सजावल के पास एक प्रोजेक्ट किया था। तो बहुत ही एक रिमोट जो है ना वो विलेज था, और वहाँ बिजली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब बिल्कुल भी, मतलब कुछ भी नहीं था वहाँ। और वहाँ जो है लोग एक मतलब अजीब ही एक डार्क सी लाइफ गुजार रहे थे। तो वहाँ जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया ना, और वहाँ जब मैंने देखा कि लोग उससे पानी पी रहे हैं उस पंप से, और एक हमने मस्जिद को भी पावर अप किया था माशाल्लाह से, और रात को जो है उनकी बेसिक अप्लाइंसेस को भी किया था, तो दैट वाज रियली अमेजिंग टू सी ना। तो वो एक जो है ना लगा था और मज़ा आया था कि हाँ यार, कि ये एक ऐसी चीज़ की है कि जिससे जो है ना वाक़ईतन एक ना सोसाइटी पर इम्पैक्ट आया है। सेकेंडली हमारा प्रोजेक्ट एक फार ऑफ एक विलेज था, वो कोहे सुलेमान रेंज की तरफ ना, वो हुआ के अंदर वहाँ थाउजेंड्स ऑफ ईयर से ही मैं कहूँगा ज़मीन बंजर थी, क्योंकि वहाँ पानी का कोई कंसेप्ट नहीं था। ज़मीन फर्टाइल है लेकिन पानी नहीं है। तो वहाँ फर्टिलिटी तो अच्छी है लेकिन एग्रीकल्चर का जो है ना वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वहाँ हम लोगों ने एक ट्यूबवेल लगाया था, तो वो मुझे लगा कि एक लाइफ चेंजिंग है उनके लिए। ये जहाँ पे पानी नहीं है आपने पानी लिया है। ये दोनों एक मैंने आपको सोसाइटल इम्पैक्ट्स बताए, और अगर फाइनेंशियल इम्पैक्ट की तरफ देखा जाए तो हमारा एक प्रोजेक्ट इधर एक फ्यूल पंप पर था, जो कि मतलब अराउंड 80,000 रुपीज़ पर डे स्पेंड कर रहा था अपने सिर्फ लाइक डीजल के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस पे। तो वो उसका 70-80% कट ऑफ हुआ, और उसने हाइब्रिड सोलर सिस्टम हम लोगों ने उसको इंस्टॉल 80,000 ह्यूज, मतलब मैं समझता हूँ, और वो उसने कट ऑफ किया है। तो वो मैं कहता हूँ वो एक ह्यूज फाइनेंशियल इम्पैक्ट था। मतलब ये कमर्शियल एस्पेक्ट पे अगर मैं आऊँ, वो तो एक मतलब देखा जाए वो भी एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट था, लेकिन ये एक प्योरली कमर्शियल एस्पेक्ट कि उसने इससे जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, मतलब विद इन एयर जो है ना उसने अपना ROI अचीव कर लिया था। और ये सिस्टम आपने कब लगाया? दिस वॉज 2 years बैक। और सिस्टम जो है लेकिन अप एंड रनिंग है, और वो जो है ना मुसलसल अपग्रेडेशन के प्रोसेस में, मतलब ही स्टार्टेड फ्रॉम 12 देन। समझा, इतना अच्छा रिटर्न है कहीं पे भी किसी भी एप्लीकेशन पे कि अगर बंदा जो है हर साल हर 2 साल में एक्सपेंशन ही करना चाह रहा है, एक्सपेंशन ही कर रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ तो चार्म देखा ही होगा।
बिल्कुल डेफिनेटली, मतलब उसने 4 स्टेप्स में एक्सपेंशन किया, वो पूरा उसने कवर अप कर लिया। पहले वो उसने 12 पे गया, 24, 36, नाउ ही इज़ एट 48 किलोवाट ना, मतलब पूरे सिस्टम को पावर अप कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है तलत भाई, बहुत सारा शुक्रिया। एक आखिर में सवाल ये होगा कि सोलर जो है काफ़ी अरसे से आप भी काम कर रहे हैं, लोग भी काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हम पाकिस्तान जो है 2047 में 100 साल का हो जाएगा, क्या हम 2047 तक नेट ज़ीरो हो जाएंगे? क्या हम और हम सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं इस क्लाइमेट चेंज से, बिल्कुल। क्या हम जो है क्योंकि पहले सोलर ग्रीन एनर्जी की बात होती थी, फिर वो फाइनेंशियली इतना फीजिबल हो गया कि लोगों ने ग्रीन को साइड किया और फाइनेंशियल्स की वजह से धड़ धड़ लगाना शुरू किया। आपको क्या लगता है कि 2047 तक क्या हम उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि हमारी जो एनर्जी है वो सोलर और रिन्यूएबल सोर्सेज से बन रही होगी? मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट 80%, या इसके लिए हमें क्या करना होगा अगर? हाँ, एटलीस्ट 80% तो आई होप कि हम अचीव कर लेंगे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर रिसोर्सेज एज वेल जो हम यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन मे बी नेट ज़ीरो नहीं तो 80 to 85% मैं समझता हूँ कि हम अचीव कर जाएंगे, क्योंकि अवेयरनेस जिस तेज़ी से बढ़ रही है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी जो है ना उसी तेज़ी से जो है ना ज़्यादा फीसिबल होता चला जा रहा है, और अवेयरनेस भी बढ़ रही है, दोनों चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि लोग जिस तेज़ी से जा रहे हैं तो हम लोग बहुत जल्दी मे बी इससे पहले भी अचीव कर जाएँ ये एस्पेक्ट। और प्लस कमर्शियली भी अभी करंटली तो चीज़ें होल्ड पर हैं, बट लेकिन हमारी लास्ट गवर्नमेंट वाज लुकिंग फॉर सम सस्टेनेबल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, खासतौर पर विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जिस तेज़ी से लगे हैं, और सोलर के प्रोजेक्ट्स भी लगे हैं इसी तरीके से गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली दिस इज़ द वे टू गो, और मे बी हम 20 ईयर्स जो कि तकरीबन हैं आगे, इसके अंदर हम नेट ज़ीरो नहीं तो एटलीस्ट 80% जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। और एक हम बदलता हुआ पाकिस्तान देखेंगे, क्योंकि हम जो एनर्जी ट्रांजिशन होगा वो एक बेहतर तरफ होगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपकी टोटल जो एसेट्स हैं, जो आपके एनर्जी एसेट्स हैं, वो मतलब नेशन वाइड, उनके ऊपर अगर आपका फ्यूल की इंपोर्ट का लोड कम होता है तो आपका डेफिनेटली जो रेवेन्यू बाहर जा रहा है वो आपका कम हो जाएगा। वो कम होगा तो जाहिर है आप नेट बेनिफिट में जा रहे होंगे एक नेशनली। तो बिल्कुल दिस इज़ समथिंग ऑफ अ चेंज, इट वुड बी। बहुत सारा शुक्रिया तलत भाई, बहुत ही You're मज़ा welcome. आया आपसे बातें करके, चीज़ें सीख के। आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम।